इलेक्शन बचा है ना, और क्या बचा था? आरक्षण बचा है, रिजर्वेशन बचा है, और हाँ और भी है ना, बहुत कुछ नहीं बचा है, अब छोटा छोटा है। रिकॉल है, अविश्वास प्रस्ताव वगैरह बचा हुआ है, त्याग पत्र बचा है, ये सब है ना, छोटे छोटे पॉइंट है, ये सबको देखना है। इसी प्रकार से इनका पंचायतों की शक्ति जो हम लोग किस में देखे थे, 243 जी है ना, उसमें पंचायतों की शक्ति है, उसको देखना है। ये बहुत सारा पॉइंट, जो छोटा छोटा पॉइंट है, ज़्यादा कुछ नहीं इन सब में, सब बचा हुआ है। जैसे कि हम लोग ये देखे थे, क्या देखे थे, पंचायती राज अधिनियम 1993, ठीक है, याद है कि नहीं है, देखे थे कि नहीं, याद है ना। ये ऐसा कुछ अपन देखे थे। 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम क्या किया गया, पारित किया गया। राज्यपाल का अनुमोदन मिला 24 जनवरी को। 25 जनवरी को मध्य प्रदेश राजपत्र में प्रथम बार प्रकाशित हुआ। ठीक, ऐसा कुछ ये देखे थे, है ना। इसी को हम क्या कर देते हैं, छत्तीसगढ़ में विधि का अनुकूलन आदेश ला करके हम क्या कर देते हैं, जो जहाँ जहाँ पे मध्य प्रदेश से वहाँ को रिप्लेस कर देते हैं छत्तीसगढ़ से। ठीक है, ऐसा करते हैं। ये हुआ था। तो ये जो है क्या है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज, इसमें है ना, ये आपको बता दिया था, विधि का अनुकूलन आदेश लाकर क्या किया गया था, रिप्लेस किया गया था। मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ शब्द को लिख दिया गया था, छत्तीसगढ़ जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश था वो सबको। इसमें मैं आपको कितना बताया था, छत्तीसगढ़ में कितना ग्राम पंचायत, ठीक है, और जनपद पंचायत, ठीक है, और जिला पंचायत 27। ये जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है, उसमें क्या क्या शामिल है, ठीक है, देखे थे अपन। इसमें 15 अध्याय है, 4 अनुसूची, 132 क्या है, धाराएं हैं। 4 अनुसूचियां ये है, ठीक है, क्या है ये, 4 अनुसूचियां। ठीक है, बाद में लिखेंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप बाद में आप लोग क्या करेंगे, पीडीएफ से देख कर लिख लेंगे, फिर नोट्स आपको मिल जाएगा। हाँ, नहीं मिलता, तुरंत अपडेट नहीं मिलता। देखो, इसमें कुछ टैक्स वगैरह इम्पोज किया जाता है, जैसे कि ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के द्वारा कर लगाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ग्राम सभा के द्वारा भी क्या किया जाता है, कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, ग्राम में कुछ टैक्स लगाया जाता है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। तो जो 4 अनुसूची दिया गया है ना, उसमें पहला जो है अनुसूची 1 में क्या दिया गया है, ग्राम पंचायत एवं जनपद पंचायतों द्वारा अधिरोपित अनिवार्य कर। ठीक है, अनिवार्य मतलब जरूरी, है ना। तो ये अनिवार्य कर है, किसके द्वारा लगाया जा रहा है, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायतों के द्वारा लगाया जाता है। इसी प्रकार से अगर इसमें क लगा दोगे, किसमें, धारा 1 में, ठीक है, 1 का हो जाएगा, या फिर ए लिख दोगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, मतलब अनुसूची 1A या 1 का, इसमें क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। ग्राम सभा के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो यहाँ पर इसमें दिया गया है। ठीक है, 2 अनुसूची हुआ, मतलब सॉरी 1 अनुसूची हुआ। 1 अनुसूची में ही यहाँ पर 1 में और डाल दिया गया है ना, कर डाल दिया गया है ऐसे। इसका देखो, कुछ वैकल्पिक कर है, वैकल्पिक कर या फिर फीस, वही है, कर है। तो ये तो अनिवार्य था, ये कंपलसरी था, और ये कंपलसरी नहीं रहेगा, है ना। इच्छा के अनुसार हम लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते। मान कर चलो कुछ हमने काम करवाया, है ना, तो वहाँ पर कर लगा सकते हैं, फिर नहीं भी लगा सकते हैं, तो वैकल्पिक कर कहलाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या रहेगा, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत द्वारा अधिरोपित अन्य वैकल्पिक कर, और इसमें क्या रहेगा, ग्राम सभा द्वारा अधिरोपित अन्य वैकल्पिक कर। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, ग्राम पंचायतों द्वारा फीस संग्रहण कार्य का ठेका दिया जा सकता है। मतलब फीस कलेक्ट करने का काम किसको, मतलब किसी को भी क्या किया जा सकता है,
ठेका पे दिया जा सकता है। तो इसमें बताया गया है, किसमें बताया गया है, अनुसूची 3 में। अनुसूची 4 में क्या बताया गया है, पंचायतों के दिए गए 29 कार्य का उल्लेख। ठीक है, अब 29 कार्य को लिखेंगे नहीं, बाद में उसको देख लेंगे क्या क्या है। चलो लिख रहे हैं तो जल्दी लिख लो, या फिर फोटो क्लिक कर लो, लिखना आराम से। शॉर्ट में भी लिख सकते हो, है ना। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत है, जैसे पूरा नहीं लिखोगे तो जीपी, जेपी ऐसे, है ना। हो गया। अब कितना अध्याय है, 15। फोटो हुआ क्लिक, 15 अध्याय है। अब यहाँ पे सभी अध्याय दिया है ना। पहला तो प्रारंभिक है, दूसरा में ग्राम सभा दिया है, ठीक है। दूसरा अध्याय में क्या है, ग्राम सभा। तीसरे में क्या है, पंचायतों की स्थापना। पंचायतों की स्थापना, ये तीसरा अध्याय को याद रखेंगे। पंचायतों की स्थापना में ही बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं ऐसे, मतलब बहुत सारी किसको देखते हैं, धाराओं को देखते हैं। ठीक, पंचायतों का गठन है, ग्राम पंचायतों की संरचना है, सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन है ना। अविश्वास प्रस्ताव है, रिकॉल है, वापस बुलाना। तो ये सब चीज़ किस में दिया गया है, पंचायतों की संरचना में। ठीक है, अध्याय 3 में दिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, अध्याय 3 में। अब देखो इसमें जैसे कि और क्या क्या है, ये पूरा कितना अध्याय दिया गया है, 15 अध्याय यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ये लास्ट वाले को डिलीट कर दिया गया है, इसलिए क्या लिखा है, निरसन लिखा हुआ है। तो हमको इसमें याद क्या क्या रखना है, एक तो 3 को याद रखना है ना। 3 में जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग याद रखेंगे। इसके बाद कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किसके लिए है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए है। ठीक है, शेड्यूल एरिया के लिए ये है, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दी गई है, उसको याद रखना होगा। ठीक है, जैसे कि धारा 37 है, 39 है, 40 है, 21 का है, और 21, 28, 35 है। ठीक है, तो ऐसे ये जो भी धारा यहाँ पर लिखा गया है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिससे कि यहाँ से पूछा जाएगा ना, जो हटाने की प्रक्रिया है, पंच, सरपंच, उप सरपंच जो भी है, या फिर ग्राम पंचायत, सॉरी आपको जनपद पंचायत, जिला पंचायत के अध्यक्ष, सदस्य जो भी है, उनको हटाने की जो प्रक्रिया है, वो सब इनमें हमको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको देखेंगे बाद में। ठीक है, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी देखो इधर, वही सब चीज़ यहाँ पर देखो लिखा गया है। 21 का है ना, वहाँ पर नीचे में लिखा हुआ था ना, है कि नहीं, है ना। जैसे देखो ये कहाँ है, 21 है, 21 का है ना। प्रत्यावर्तन, रिकॉल, वापस बुलाने की जो प्रोसेस है, किस में है, 21 का में है। अविश्वास प्रस्ताव किस में है, 21 है, 28 है और 35 है। अगर मतलब अगर ये देखो किसके लिए है, प्रमुख और उप प्रमुख के लिए दिया गया है ना, तो ये तीनों स्तर के लिए है। जैसे कि ग्राम पंचायत के लिए 21 में है, जनपद पंचायत के लिए 28 में है, और जिला पंचायत के लिए 35 में है। ठीक, ऐसा टाइप का है। जैसे कि यहाँ पर देख लो, 21, 28 और कितना, 35। इक्कीस है ना, इसमें किसके बारे में बात किया जा रहा है, ग्राम पंचायत के बारे में। 28 में देखो किसके बारे में बात किया जा रहा है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव जारी किया जा सकता है। और एक और कितना था, 35 था। कहाँ है 35, ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, मतलब कि किसके लिए, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए क्या लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, वो चीज़ दिया गया। वैसे यहाँ पर 37 है, 39 है, 40 है। त्याग पत्र किस में है, 37 में है। 39 में क्या है, निलंबन है, और 40 में क्या है, हटाया जाना। ठीक है, तो ऐसा टाइप का है। तो मतलब कि ये अध्याय 3 में जो भी चीज़ यहाँ पर दी गई है, यही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्या हो जाता है,
और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, अभी इसमें संशोधन हुआ है, ठीक है। पंचायती राज अधिनियम 1993 संशोधन अध्यादेश 2024 है ना, कब हुआ है, कब हुआ था, मतलब कब इसको राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, 3 दिसंबर 2024 को, ठीक है। चलो, तो ये अध्यादेश है, राज्यपाल के द्वारा इसको जारी किया गया है ना, 3 दिसंबर 2024 को। तो वही सब धारा है, देखो 13 है, 17 है, 23, 25, 30 और सॉरी हाँ इसमें 25, 25 है कि कुछ और है, 25 नहीं है, ठीक है, 32 होगा ये कितना होगा, 32 होगा, है ना, ये गलत लिखा हुआ है। देखो इसमें मेन दिया क्या है, किसके बारे में संशोधन किया गया है, आरक्षण, रिजर्वेशन से ही रिलेटेड जो भी संशोधन है वो यहाँ पर हुआ है। तो जैसे कि एक तो धारा और धारा मतलब धारा 1 और 2 को तो छोड़ दो, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है, वो जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में बताई गई है। यहाँ से देखो 13, 17 पंच का जो आरक्षण है किसमें दिया गया है, 13, मतलब कि पंचों के जो आरक्षण से संबंधित जो संशोधन हुआ है वो किसमें हुआ है, धारा 13 में। वैसे यहाँ पर सरपंच के लिए 17, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 23 में, और जनपद यहाँ पर अध्यक्ष के लिए है ना, जनपद पंचायत के अध्यक्ष के लिए। इसी प्रकार से अगर जिला पंचायत की बात करेंगे तो जिला पंचायत के सदस्य के लिए यहाँ पर 30 में, और 32 में क्या है, अध्यक्ष के लिए, है ना। देखो अध्यक्ष कहीं पर 32 लिखा होगा, ये है ना, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए किसमें है, जिला पंचायत के, मतलब जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संबंधी जो भी क्या है रिजर्वेशन है उसमें संशोधन किया गया है। अब इसमें संशोधन क्या किया गया है, कितना कितना आरक्षण दिया गया है यहाँ पर लिखा गया है, इसको मैं समझाता हूँ अभी आपको। चलो, तो ये फिलहाल जो संशोधन वगैरह उसको हम बाद में देखेंगे, है ना, इन सबको भी बाद में देखेंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इनके बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको क्या समझाना चाहता था कि इसमें कितना अध्याय है, कितने धारा है, कितनी अनुसूची है, ठीक है। ये अभी देखें 15 और 132, तो 15 अध्याय इस प्रकार से लिखा गया है, इसके अंदर इस प्रकार से धाराएं लिखी गई है ना, 1, 2 और यहाँ पर 3, 4 को मैं छोड़ दिया हूँ, 3, 4, 5 इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए छोड़ दिया हूँ। सीधा क्या है 6 है, 7 नहीं लिखा है इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। फिर 9, 10, 11 इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ। 12 भी नहीं है, सीधा क्या है 13, फिर 17, फिर 21 ऐसे। तो यहाँ पर कुल अगर मैं लिखना चाहता ना, टोटल अगर सबको मैं लिख देता तो कितना लिखा था, 132 ठो धारा हमको क्या करना पड़ता, लिखना पड़ता, लेकिन उतना तो याद कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो कितना लिखेंगे, जितना काम का है। तो इसको थोड़ा देखना होगा, है ना। 14 का में यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के बारे में बात की है, उसके बारे में बात करेंगे, और इधर कुछ कुछ जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको देखेंगे। चलो लिखो आरक्षण, रिजर्वेशन। अच्छा पहले एक काम करो, शक्तियों को लिखो। अपन कितना कौन कौन सा अनुच्छेद को देख चुके थे, 243 तक हुआ था ना। ई में क्या देखे थे, कार्यकाल था, ठीक। कार्यकाल तो ज़्यादा ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। जिस दिन प्रथम बैठक होता है उससे 5 साल तक क्या होता है, कार्यकाल होता है। और ये क्या देखे थे, अयोग्यता निर्भरता, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको भी 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। और जी में क्या है, शक्तियाँ हैं, और ये आरक्षण। आई में क्या है, राज्य वित्त आयोग, है ना, राज्य वित्त आयोग देखेंगे।
इसको भी ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें भी। EFGHI जे जांच प्रतिवेदन, इसके बाद क्या आता है? हाँ, लेखाओं का क्या था? संपरीक्षा। ठीक। इलेक्शन। ठीक है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक रहेगा। चलो लिखो शक्तियों को। देखो शक्तियों में हम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, इन्हीं दोनों को शक्ति हम लोग देखते हैं। जिला पंचायत को ज़्यादा कुछ शक्ति नहीं है ना। जिला पंचायत क्या करता है? राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई कार्य अगर सौंप दिया जाता है, उसको क्या करता है? वो पूरा करता है। ठीक है। तो ये जिला पंचायत क्या काम बताएं? राज्य सरकार अगर जो भी कार्य सौंपेगा वो काम को कौन करेगा? हाँ, जिला पंचायत करेगा। राज्य सरकार के द्वारा सौंपा गया कार्य। दूसरा इसमें लिख लो, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को मॉनिटर करना, मॉनिटरिंग करना। ठीक है, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत क्या करना? मॉनिटरिंग करना इसका काम है। ठीक है, सलाह देना, मॉनिटरिंग करना, ऐसे जो भी कर रहेगा। फिलहाल उसका ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है ग्राम पंचायत और क्या? जनपद पंचायत से। जैसे कि देखो बताते जाना। ठीक है, स्वच्छता और सफाई किसका कार्य रहेगा? किसका रहेगा? ग्राम पंचायत का। ठीक है, इसको थोड़ा अनुमान लगाकर आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा ना। अब जैसे कि ग्रामीण सड़क खराब हो गया है, पुल टूट गया है, इन सब का निर्माण करना, इनका मतलब इनको मरम्मत करवाना भी इनका काम रहेगा। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सब कौन बनाएंगे? ग्राम पंचायत है। ठीक है, जन्म, मृत्यु, विवाह के संबंध में जो भी प्रमाण पत्र वगैरह रहेगा या फिर पंजीयन वगैरह जो होगा, सब ग्राम पंचायत का कार्य रहेगा। पंजीयन लिख लो। चौथा लिखना, निराश्रितों की सहायता। निराश्रित मतलब क्या होता है? ठीक है, जो दूसरों पर आश्रित होता है। हिंदी पढ़ने का प्रभाव ये है। सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं हिंदी? हाँ, अच्छा, फ्री के बाद पढ़ाएंगे।
क्या? अच्छा अभी क्या पढ़ा रहे हैं? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी से, ठीक है। चलो और लिखो इसमें, सार्वजनिक तालाब, सड़कों नालियों का रख रखाव। ठीक है, क्या क्या? तालाब, सड़कों और नालियों का रख रखाव। बाजारों एवं मेले का प्रबंधन। अभी वैसे भी मेला का माहौल चल रहा है, चल रहा है ना? क्या हुआ, नहीं जा रहे हैं मेला घूमने? टीकाकरण का कार्य किसका रहेगा बताओ? टीकाकरण, ठीक है ना? ग्राम पंचायत। वृक्षारोपण, इस प्रकार से ये जो भी इनका कार्य रहेगा, वृक्षारोपण, ये सभी ग्राम पंचायत का काम है। ठीक है, इसमें 3-4 पॉइंट को याद रखना, जैसे कि स्वच्छता सफाई देख लिए, ग्रामीण सड़कों और पुलों का निर्माण एवं मरम्मत, है ना, निराश्रितों की सहायता, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु विवाह से संबंधित जो पंजीयन है वो सब उसका कार्य रहेगा, हाँ ग्राम पंचायत का। इसके अलावा टीकाकरण वगैरह को याद रखना, बाजारों और मेले का प्रबंधन को भी याद रखना, ये सब किसका काम है? ग्राम पंचायत का काम है। ठीक है, बाकी और बहुत सारे काम है लेकिन मैं उसको छोड़ रहा हूँ, है ना, सब एग्जाम में नहीं आते हैं। चलो जनपद पंचायत के लिखो। क्या लिखाते हैं? प्रौढ़ शिक्षा, जानते हैं? प्रौढ़ शिक्षा मतलब प्रौढ़ शिक्षा लिखाते हैं, प्रौढ़ शिक्षा लिखाते हैं, ठीक है ना? तो क्या होता है प्रौढ़? प्रौढ़ शिक्षा, ठीक है, जो एजेड हो जा रहते हैं लेकिन उनको बिल्कुल भी अक्षरों का ज्ञान नहीं रहता है, ठीक है, उनको शिक्षा दिया जाता है। वो किनका काम है? जनपद पंचायत का, क्योंकि कम से कम इतना लिख ले कि अपना नाम लिख पाएँ, ठीक है। तो क्या चीज़ है? प्रौढ़ शिक्षा है। सामाजिक वानिकी, ठीक है, सामाजिक वानिकी, सहकारिता, है ना, जो सोसाइटी वगैरह में चावल वगैरह मिलता है। वानिकी मतलब कि बागानी, जानते हैं? बागानी फसल जानते हैं ना, सब्जी, फूल, औषधि, ये सब से रिलेटेड है सामाजिक वानिकी। आर्थिक सर्वेक्षण में भी तो वानिकी है ना। प्लांटेशन क्रॉप लिख सकते हैं। अब प्राकृतिक आपदा, जैसे कि मानकर चलो क्या कर दिया, फसलों को टिड्डा खा गया, ठीक है, या कोई अलग प्रकार के पक्षी आकर के फसल को खा कर चले गए, तो ऐसा कुछ अगर आपदा आता है तो उस कंडीशन में इसी का कार्य रहेगा। सूखा पड़ गया, ठीक है, सूखा पड़ गया तो उससे निपटारा पाने का काम किसका जवाबदारी रहेगा? जनपद पंचायत का। भूकंप आ गया, वहां पर भी काम करेगा, है ना। और लिखो टिड्डी दल का आक्रमण,
ठीक है, क्या टिड्डी दल का आक्रमण, महामारी, चलो हो गया ना। चलो अगला लिखो। सर नॉर्मल एजुकेशन किसके अंदर आएगा? क्या बोल रहे हैं जी, आपका आवाज़ कम आ रहा है। सर मैं ये बोल रही थी, ये अडल्ट एजुकेशन जनपद पंचायत में आएगा और नॉर्मल जो चाइल्ड एजुकेशन होगा, सेकेंडरी प्राइमरी, ये सब किसके अंदर आएगा? चाइल्ड एजुकेशन, हाँ जी, हाँ जी। इसके, हाँ नहीं ठीक है, सुनो ना, उसके बारे में तो ऐसा कुछ इसमें नहीं बताया गया है ना, वो तो स्कूल शिक्षा विभाग वगैरह का काम है। ठीक है, तो ऐसे रूरल एरियाज में उनके लिए कोई सा पंचायत रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा? आपका आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हैं। सर मेरा तो फुल है, यहाँ पर नेटवर्क इशू भी नहीं है। वहां पर वॉल्यूम कम तो नहीं उधर से? यहाँ पर वॉल्यूम कम है, काम करिए चैट में लिख कर भेजिए। अब बोलिए तो। अब आवाज आ रही है? अब आवाज़ आ रही है, बोलो। हाँ जी सर, तो मैं ये बोल रही थी कि जैसे कि यहाँ पर म्युनिसिपैलिटीज किसी भी स्कूल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उनका रजिस्ट्रेशन और उनके लिए, तो वैसे ही गांवों में या ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायत नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, या जनपद पंचायत, वो प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल्स के लिए? इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, इसको देखेंगे बाद में, अभी छोड़ दो। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। बाद में देखेंगे इसको। चलो लिखो आरक्षण। इसमें लिखो 73वां संविधान संशोधन में आरक्षण के बारे में बात नहीं कही गई है। आरक्षण के बारे में मतलब कि किसके बारे में, किसका आरक्षण? ओबीसी आरक्षण। ठीक है, किसके आरक्षण की बात नहीं कही गई है? ओबीसी आरक्षण के बारे में बात नहीं कही गई है। या फिर इसमें लिखो एसटी एससी के बारे में बात कही गई है। चलो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लिखते जाओ। ओबीसी आरक्षण छत्तीसगढ़ पंचायती राज
अधिनियम के तहत दी गई है। ओबीसी आरक्षण छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत दी गई है। हो गया। आगे लिखो, यदि एसटी एससी को %50 या उससे कम आरक्षण है ठीक है, हो गया। 50% या उससे कम आरक्षण है तो ओबीसी को 25% आरक्षण, ठीक है। ये पुराना डेटा के आधार पर बता रहा हूँ, इसको भी मैं करेक्ट करवाऊंगा, है ना, संशोधन जो है उसमें। तो ओबीसी को कितना 25% आरक्षण दिया जाएगा। तो यार इतना गर्मी क्यों लग रहा है मुझे? हाँ आगे लिखो, आरक्षण चलो लिखो, आरक्षण एसटी एससी के जनसंख्या के अनुपात में दिया जाएगा। ठीक है, हो गया। देखें आगे, ठीक है, क्या देखे हैं? आरक्षण। तो जो एसटी या फिर एससी है, इसको किसके आधार पर आरक्षण प्राप्त है? जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण इनको प्राप्त है। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण इनको दिया गया है। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कहीं पर एसटी एससी को जो आरक्षण दिया गया है वो किससे कम है? 50% से कम है, तो ओबीसी को आरक्षण मिल जाएगा कितना? ओबीसी को मिल जाएगा कितना? 25% डायरेक्ट आरक्षण मिल जाएगा। अब मानकर चलो अगर कोई क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर 50% से ज़्यादा एसटी है, क्या है? एसटी कितना है? 50% से ज़्यादा है।
वो अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुसूचित क्षेत्र कहलाता है। और मतलब कि शेड्यूल्ड एरिया कहलाएगा, अनुसूचित क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ पर पंच सरपंच वगैरह सब क्या होंगे? एसटी वर्ग के होंगे, है ना? क्या होंगे? एसटी रहेंगे सभी। यहाँ पर पेशा एक्ट लागू होता है ना? पेशा, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, पेशा लागू होता है। पेशा एक्ट लाया गया था कब? 96 में, है ना? किसके समिति के द्वारा लाया गया था? किसके द्वारा लाया गया था? भूरिया समिति के द्वारा, सॉरी, किसके द्वारा लाया गया था? भूरिया समिति के द्वारा इसको लाया गया था, पेशा एक्ट को। तो अगर से ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा क्या चीज़ है? एसटी है किसी क्षेत्र में, तो वहाँ पर क्या लागू हो जाता है? पेशा एक्ट लागू हो जाता है। और सामान्य जो क्षेत्र है, बाकी मतलब सामान्य क्षेत्र जहाँ पर क्या है? एसटी एससी 50% से कम है, ठीक है, मतलब एसटी एससी को 50% से कम अगर आरक्षण कहीं पर प्राप्त है तो वहाँ पर ओबीसी कितना दे दिया जाता है? 25% दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन देखो अब 2024 में जो अभी संशोधन हुआ है, हाँ सॉरी क्या लिखा है ये 2024 में जो संशोधन अभी हुआ, इसके तहत क्या कहा गया है? क्या कहा गया कि अगर कहीं पर एसटी एससी को आरक्षण जो दिया गया है वो 50% है, ठीक है, अगर एसटी एससी का आरक्षण कितना है? 50% है, 50% आरक्षण मिल गया है, तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है, ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी को हमको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ कि अगर एसटी एससी को आरक्षण कितना मिल गया? 50% अगर मिल गया है तो ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है, पहला पॉइंट ये है। अब अगर एसटी एससी को आरक्षण 50% से कम मिला है तो क्या होगा बताओ? ओबीसी को आरक्षण देंगे, ठीक है, कितना दे देंगे? नहीं, इस संशोधन 2024 में जो संशोधन अध्यादेश जारी किया गया राज्यपाल के द्वारा, इस संशोधन के माध्यम से हमको ये बताया गया कि अगर एसटी एससी को 50% मतलब एसटी एससी का जो आरक्षण है वो मतलब कुल आरक्षण का मतलब कुल कितना है? 50% है ना, कुल सीट का कितना है? 50% है, मतलब 50% तक है, तो उस कंडीशन में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एसटी एससी को 50% से कम आरक्षण है तो जो बचा हुआ स्थान रहेगा, बचा हुआ स्थान में ओबीसी को आरक्षण देंगे, लेकिन ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देंगे। देखो अब इसको समझो पहले, उसके बाद आप लोग लिख लेना अपने शब्दों में। मानकर चलो एक इस प्रकार से कोई क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है? पंच सरपंच वगैरह जो भी हैं ये इस प्रकार से रहेंगे, है ना। मानकर चलो जितने भी पंच है, फिर एक सरपंच और बाकी जो भी पंच है, इनमें इनको क्या करना है? आरक्षण देना है, ठीक है। तो हम किसके आधार पर देंगे? जनसंख्या के आधार पर देंगे। इस क्षेत्र में मानकर चलो 20% क्या है? एसटी है, 10% क्या है? एससी है, 40% क्या है? कितना प्रतिशत बच गया? 50, 70
30% क्या बचा? जनरल, ऐसे बचा। जनरल का तो बात ही हटा दो, ठीक है। इसको देखना है ST SC और OBC को। तो जो मैक्सिमम जो रिजर्वेशन है वो कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए, ठीक। ये बोला गया है मैक्सिमम रिजर्वेशन कितना होना चाहिए? 50% ये होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ये 50% में हमको क्या करना है? रिजर्वेशन देना है, ठीक है। इस 50% देना है, इधर तो रिजर्वेशन नहीं दे सकते, तो 20% किसको दे देंगे? ST को दे देंगे। 10 किसको दे देंगे? SC को दे देंगे। बचा कितना है यहाँ पे? हाँ, कितना बचा? 20 और बचा है, ठीक है। कितना बचा है? 20 और बचा है। क्या ये 20% OBC को आरक्षण देंगे या OBC को 40% आरक्षण देंगे? 20% देंगे, ठीक है। यही चीज़ इसमें कहा गया है। किसमें कहा गया है? 2024 के संशोधन अध्यादेश में कहा गया। अब मानकर चलो ये OBC यहाँ पर मात्र 10% है। कितना है? 10% है। ये कितना प्रतिशत हो जाएगा? इसमें डाल दो बाकी 30 को, 60%। ये क्या चीज़ है? जनरल है ना। जनरल को तो अभी यहाँ से हटा दो, कोई काम नहीं जनरल का। तो यहाँ पर OBC अगर सिर्फ कितना है? 10% है। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पर क्यों? इसी को घुमा कर देगा, ठीक है। यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर घुमा करके दिया जाएगा। यहाँ पर मात्र कितना प्रतिशत OBC का आरक्षण मिलेगा? 10%। समझ आया? बाकी में रिजर्वेशन नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी में रिजर्वेशन नहीं रहेगा, ठीक। नहीं समझ आया? नहीं आया? चलो, वो समझ नहीं आया तो इसको समझो। ये तो और खतरनाक तरीके से लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर अभी किसके बारे में बात किया जा रहा है? ग्राम पंचायत। यहाँ पर देख लो, यही मतलब यही नियम जनपद पंचायत और जिला पंचायत में भी क्या होगा? लागू होगा, ठीक है। मतलब तीनों के लिए एक साथ से देखेंगे। जहाँ पर अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों को के लिए 50% से कम आरक्षण है, ठीक है। कितने से कम आरक्षण है? 50% से कम आरक्षण आरक्षित किए हुए हैं, मतलब कम स्थान आरक्षित किए हुए हैं। वहाँ 50% की अधिकतम सीमा के अध्ययन रहते हुए शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे, और ऐसे स्थान उस ग्राम पंचायत के भिन्न वार्डों को विहित रीति में चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित किया जाएगा। अब समझ में आया? अब तो और समझ नहीं आया। मैं आपको वही समझाना चाहता हूँ कि कोई एक क्षेत्र है जहाँ पर मानकर चलो कितने प्रतिशत लोग हैं वहाँ पर ST? 20% ST रहते हैं। एक गांव है जहाँ की जनसंख्या में 20% लोग क्या है? ST हैं। और कितना प्रतिशत SC लिया था, है ना। मानकर चलो ये 10% क्या है? अच्छा एक मिनट, 10% क्या हो गया? SC हो गए, है ना। अब बाकी जगह मतलब बाकी मान के चलो यहाँ पर अगर 20% क्या हो गए? OBC हो गए। ऐसे हमको जो आरक्षण है मैक्सिमम कितना लेना है? 50%। मैक्सिमम जो रिजर्वेशन आप दोगे, आप कितना दे सकते हो? 50% दे सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ है।
अब मानकर चलो हमको आरक्षण देना है, तो यहाँ पर 20% किसको दे देंगे, इस प्रकार से किसको मिल जाएगा, एसटी को मिल गया। कितना प्रतिशत, 20%। 10% किसको दे देंगे, इस प्रकार से एससी को दे दिए। कितना प्रतिशत, 10%। ओबीसी कितना है, ओबीसी कितना है, 20% है। तो इसमें हमारे पास 50% और कितना बचा है, 50 में कितना बचा है, 20 बचा है। तो 20% किसको मिल जाएगा, ओबीसी को मिल जाएगा। अगर यहाँ ओबीसी मात्र कितना रहता, 10 रहता, तो पूरा इसको नहीं देते, कितना को देते, मात्र इसको 10% को देते। ओबीसी मानकर चलो यहाँ पर 40% है, इस गांव में ओबीसी कितना प्रतिशत हो गए, 40%। अब कितना देंगे, 20 को ही देंगे। ठीक है, यहाँ पर बचा हुआ जो 20 है उसी को देंगे। समझ आया ना, आ गया। मानकर चलो आप बीजापुर में हो, कहाँ हो, वहाँ कितना प्रतिशत एसटी है, कितने हैं, 84% है क्या, 84 या 80 है। सुकमा में शायद 84%। ठीक है, वहाँ क्या है, बहुत ज़्यादा एसटी जनसंख्या। तो अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ एसटी पूरा का पूरा एसटी है, मतलब लगभग पूरा कितना परसेंट, लगभग 84% क्या है, एसटी है। तो वहाँ पर मतलब क्या काम करेगा, पेशा। वहाँ का पंच सरपंच क्या रहेगा, सब एसटी रहेगा। ठीक, अब बताओ इस गांव में 10% है एसटी, 40% है एससी और 30% है ओबीसी। ओबीसी को मिलेगा कि नहीं आरक्षण, ओबीसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 10% कौन ले गया, एसटी ले गया, और बाकी इधर का 40% किसके पास चला गया, ओबीसी को मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, अब किसी गांव में ऐसे कितना है, 40% है क्या, एसटी। चलो वही हो जाएगा, है ना, वैसे एग्जाम्पल हो जाएगा। समझ आया ना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये जो मतलब आरक्षण जो दिया जाता है वो किसके आधार पर दिया जाता है, जनसंख्या के अनुपात में। ठीक है, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण उनको प्राप्त होता है। ओबीसी को तभी मिलेगा जब क्या रहेगा, 50% से कम आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा जो संशोधन अध्यादेश जारी हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा, जो जारी किया गया था, उसी को सीधा मैं क्या कर दिया हूँ, कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दिया हूँ। ठीक है, तो ये अगर समझ में आता है तब तो ठीक है, नहीं समझ में आता तो अपने हिसाब से उसको आप लिख लेंगे। अब ये मानकर चलो कि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ये है, देखो और क्या बोल रहे हैं, परंतु किसी ग्राम पंचायत में जहाँ अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% या 50% से अधिक स्थान आरक्षित है, वहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब कि जहाँ पर क्या रहेगा, एसटी और एससी को 50% या फिर 50% से अधिक का स्थान अगर आरक्षित किया गया है तो उस कंडीशन में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। चलो अब इसमें लिखो,
देखो ये चाहे वो क्या हो, ग्राम पंचायत हो, चाहे वो जनपद पंचायत हो, चाहे क्या हो जिला पंचायत हो। ग्राम पंचायत में क्या होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, पंच होते हैं, अभी उसको छोड़ो। तो अध्यक्ष मतलब कि क्या, आपका सरपंच और उप सरपंच, ठीक है, दो रहेंगे। तो अगर सरपंच क्या है, आरक्षित वर्ग से हैं, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी से हैं, ST SC OBC जो भी हैं, तो यहाँ पर उप सरपंच आरक्षित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक, क्या समझे। अगर ये क्या चीज़ है, सरपंच क्या है, हाँ ST SC OBC हैं, तो ये क्या आरक्षित वर्ग से हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन मानकर चलो ये क्या चीज़ है, सरपंच जनरल कैटेगरी के हैं, ठीक है, सरपंच क्या हो गए, जनरल कैटेगरी के हैं। उस कंडीशन में सरपंच कौन बन गया, जनरल कैटेगरी कोई आदमी बन गया, तो हमको उप सरपंच को क्या बनाना पड़ेगा, हाँ उप सरपंच को क्या बनाना पड़ेगा, हमको ST SC OBC का बनाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं कि दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, रिजर्व कैटेगरी का होना चाहिए। इसी प्रकार से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, चाहे वो जनपद पंचायत का हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो। समझे, इसको लिखवाना पड़ेगा, हाँ। यदि सरपंच आरक्षित वर्ग से है तो उप सरपंच, यदि सरपंच अनारक्षित वर्ग से है तो उप सरपंच आरक्षित वर्ग से होगा। ऐसे टाइप को बोल के लिखवाना पड़ेगा, फिर इतना काफ़ी है, इतना। जनपद पंचायत जिला पंचायत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हाँ नहीं, दोनों नहीं। जैसे इसमें था, मानकर चलो ये क्या चीज़ है, अनारक्षित है, तो ये इसको क्या लेना पड़ेगा, ST SC और OBC में से कोई भी एक आरक्षित वर्ग का लेना पड़ेगा, ठीक है। और मानकर चलो ये क्या चीज़ है, ST SC OBC हैं, कौन, सरपंच और अध्यक्ष, ये तो हमको उसको ज़रूरी नहीं है लेना, ठीक है। ये आरक्षित भी हो सकता है या फिर अनारक्षित हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। हो गया। महिला कितना प्रतिशत आरक्षण है, महिलाओं कितना प्रतिशत आरक्षण, 50% आरक्षण है। गढ़ पूर्ति में कितना प्रतिशत आरक्षण रहता है, 1/3 रहता है, ठीक है। ये सब किस में है, इलेक्शन में है, मतलब कि जो पंच सरपंच वगैरह है उन सब के लिए आरक्षण, जैसे कि OBC है, हाँ तो OBC को जितना आरक्षण मिला है उसके अंदर में मिलेगा, मतलब आपको नहीं, कैसे, हाँ ठीक है। जैसे कि मानकर चलो कितना बोल रहे हैं, महिलाओं को 50% आरक्षण, ठीक। अब यहाँ पर पंचों की संख्या कितना है, जितना भी, ठीक है, 10 है बोल दो, है ना, 10 क्या है, पंच हैं, तो इसमें कितना महिला लेना पड़ेगा, 5 महिला लेना होगा। महिलाओं कितना होना चाहिए, 5% होना चाहिए। अब चाहे वो उसको सिर्फ OBC में लो, चाहे आप किस में लो,
ST SC की सिम लो। अब मान के चलो किसी ग्राम पंचायत मतलब इसमें किसी जनपद पंचायत में मान कर चलो कि अगर जो ST वाले हैं, ST कैटेगरी के हैं, उसमें कोई महिला है ही नहीं उस कंडीशन में। चलो ठीक है, फिलहाल उतना ही लिखे रहो, है ना। 50% किसको आरक्षण? महिलाओं का आरक्षण। चलो इसको छोड़ो अभी। इसमें और क्या क्या बचा हुआ है? इलेक्शन वगैरह को बाद में देखेंगे इसका, है ना।